जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ समय से हम मिल नहीं पाए थे क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी ईशान्य भारत के एक टूर पे था और मैं आपसे बातचीत नहीं कर सका। आज का जो हमारा विषय है वो है सिक्योरिटी स्कैन कि पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें हमारे देश में हो रही है, जिसका असर हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर पड़ता है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अब लेते हैं हम अफगानिस्तान, उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान, उसके बाद बात करेंगे चाइना, उसके बाद बात करेंगे हमारे देश के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बारे में। लास्ट में यूएसए और यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक करार हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इन सब का हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर क्या असर होता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। ये बातचीत तकरीबन 12 से 15 मिनट चलेगी और उसके बाद अगर आपसे कुछ सवाल होते हैं तो उसे भी मैं लेने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से। पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान के बारे में ज़्यादा कुछ खबर नहीं आ रही है। आपको याद होगा कि इसके पहले जितने भी हमने फेसबुक लाइव सेशन किए थे वो अफगानिस्तान के ऊपर थे, लेकिन पिछले 7 या 10 दिन से अफगानिस्तान ये फोकस से निकाला हुआ है। तालिबान सोच रहा था, चाइना सोच रहा था, पाकिस्तान सोच रहा था कि अफगानिस्तान के ऊपर सभी उसे रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन आज का हालात यह है कि तालिबान को एक देश के तौर पे अभी तक किसी ने भी रिकग्नाइज नहीं किया है। कोई भी वर्ल्ड बॉडी उनको मदद नहीं दे रही है। वहाँ पे फूड की शॉर्टेज है। अगर आपने न्यूज़ देखी होगी या न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको नज़र आता होगा कि बहुत सारे अफगानी अभी अपनी ज़िंदगी काटने के लिए घर में जो सामान है उसे बेच रहे हैं। अफगानिस्तान में फ्यूल का शॉर्टेज है, वहाँ पे गैस का शॉर्टेज है, वहाँ पे अन्न धान्य का शॉर्टेज है और उसे कौन मदद करेगा? पाकिस्तान तो मदद कर नहीं सकता है, चाइना मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो अफगानिस्तान की हालात अभी काफ़ी ख़राब है इकोनॉमिकली, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान यूएसए के साथ लड़ाई में तो जीत गए बिना कुछ लड़ाई न लड़ते हुए, लेकिन जो देश का एडमिनिस्ट्रेशन है उससे उनमें प्रॉब्लम हो रही है। और अफगानिस्तान के लोगों को जो डिफ़िकल्ट हालात है इसके बारे में मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ है, इसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। औरतों के ऊपर उनके राइट्स छीने जा रहे हैं। इसके सिवाय वायलेंस यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ये ख़त्म होने का नाम निशाना नहीं ले रहे हैं और राज्य कारभार जो चलाना है इसे काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। और इतना ही नहीं तो ये माना जाता है कि ये जो उनकी जो टॉप लीडरशिप थी उनके बीच में फायरिंग हुआ, जिसमें शायद मुल्ला बरादर ये ज़ख्मी हो गए, काफ़ी दिन से वो नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि उनके अंदर ही सत्ता के ऊपर बहुत सारी वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो जब तक भारत का सवाल है, हमारा पॉलिसी बिल्कुल साफ और क्लियर है, वो ये कि जब तक हमारे नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, अफगानिस्तान अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के मुताबिक काम करता है, अफगानिस्तान अगर औरतों को पूरा अधिकार देता है, अफगानिस्तान जो हमारी इन्वेस्टमेंट हमने वहाँ पे की थी उसे सेफ रखता है, तो ही हम अफगानिस्तान के साथ आगे संबंध बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। और अभी तक किसी ने भी उन्हें बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी हुई है। और पाकिस्तान उनके लिए सब दुनिया में घूम रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर हर एक जगह पे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें उसमें बिल्कुल कोई भी कामयाबी नहीं मिली हुई है। तो हम अफगानिस्तान को ऊपर यहीं छोड़ देते हैं। और कुछ लोग डरा रहे थे कि भाई शायद अफगानिस्तान के जो तालिबानी है 50-60 हज़ार जो अभी फ्री हो जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे देश के अंदर, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी देश की सेना उसको डील करने के लिए
बिल्कुल तैयार है। इसके बारे में फिक्र मत करिए। इसके बारे में चाहे तो हम कभी बाद में और बात कर सकते हैं। लेकिन एक असर जो अफगानिस्तान का हमारे ऊपर हो रहा है कि आपको पता है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने कुछ दहशतवादियों को पकड़ा जो हमारे देश में बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहते हैं। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमने कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ होने के पहले ही उन्होंने इसे रोका हुआ है। आईसिस खुरान सर जो है हमारे देश में उल्टा काम करने की बातचीत कर रहा है, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी हाई अलर्ट के ऊपर है। शायद एक ही फर्क जो नज़र आ रहा है वो इतना है कि कश्मीर वैली के अंदर काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं कि जो लड़कियां, जो वुमेन बाहर जाके काम करती हैं उन्होंने नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से बाकी जब तालिबान ने अफगानिस्तान में उनके ऊपर अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, वही रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी ने भी उनको दाद नहीं दी है और हमारे देश में उनका असर बहुत ही कम हुआ है। अभी हम क्विकली पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के जनता, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी ये क्लाउड 9 पे थे। वो सोच रहे थे कि ये उनकी सबसे बड़ी विजय है। यानी कि जैसे हमारे देश में हम बोलते हैं कि हमारी बिगेस्ट मिलिट्री विक्ट्री है 1971 का वॉर जो हमने जीता और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ उस लड़ाई के सबसे बड़े मिलिट्री हीरो थे। लेकिन इसी प्रकार पाकिस्तान सोचता है कि जिस प्रकार की विक्ट्री भारत ने 71 वॉर में हासिल की थी, उसी प्रकार की जो विक्ट्री है पाकिस्तान ने अभी तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में हासिल की है, और एक सुपर पावर अमेरिका वहां से भाग गई है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पहले भी बोला है, एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की एक भूल है कि वो सोच रहे हैं कि उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसका उनको क्या नुकसान हो रहा है पहले हम देखते हैं। अगर आज देखेंगे तो आपको पता होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तकरीबन 1,500 दहशतवादी जो अफगानिस्तान में काबुल में जेल में थे उनको छोड़ा गया हुआ है, और वो अभी पाकिस्तान के अंदर घुसे हुए हैं। इतना ही नहीं तो पाकिस्तान के अंदर वायलेंस बढ़ा हुआ है। काफ़ी सारे रिफ्यूजीज जो काबुल से भाग रहे हैं, अफगानिस्तान के बाकी भाग से भाग रहे हैं, वो सब पाकिस्तान में आ रहे हैं। और जो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आता है वो वहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे ना कोई जॉब्स है, ना कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है। तो वो सीधा जाते हैं कराची की तरफ, और कराची में फिर वायलेंस ये काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान का इकोनॉमी पहले ही ख़राब था, अभी ये एडिशनल रिफ्यूजीज आने से उनको और तकलीफ हुई है। इसके सिवाय वर्ल्ड बॉडीज़ की उनके ऊपर नज़र है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, जो लोगों के जो दहशतवाद को मदद करने के लिए जो देश है उनके ऊपर नज़र रखती है, वो भी उनके ऊपर नज़र लगाए हुई है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत ख़राब है, मिलिट्री हालत ख़राब है, वायलेंस वहाँ पे बढ़ रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो उनका काफ़ी सारा नुकसान ये हो रहा है। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना के बारे में हम 2-3 बड़े मुद्दों के ऊपर ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले मुद्दा ये माना जाता था कि चाइना जो वहाँ पे जो मिनरल वेल्थ है अफगानिस्तान के ऊपर, उसे एक्सप्लॉइट करने का सबसे पहला अधिकार चाइना को दिया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान या तालिबान ने ऐसे नहीं किया है। उन्होंने ये अधिकार लिथियम को निकालने का, जो एक रेयर मिनरल है जो अफगानिस्तान में मिलता है, ये अधिकार साउथ कोरिया को दिया हुआ है। यानी कि जो चाइना चाहता था वो चाइना को नहीं मिला है, वो साउथ कोरिया को मिला हुआ है। तो ये एक अफगानिस्तान से शौक है। दूसरी ऐसी बात है कि तालिबान दुनिया को बताना चाहती है कि वो केवल पाकिस्तान के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो अपनी खुद की जो पॉलिसी है वो चलाएगी। तो ये पाकिस्तान को शौक है। इसके सिवाय आज
चाइना में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और आज का अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज देखा होगा तो इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत गड़बड़ होने वाली है। तो इस स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ कि एक ऑल टाइम लो हो गया। कारण ये था कि चाइना की जो कंपनी है, सबसे बड़ी रियल इस्टेट वाली कंपनी, ये कंपनी को अभी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और रियल इस्टेट कंपनीज जो चाइना की है उनका $3 बिलियन या इतना कैपिटल है। और चाइना की स्टॉक मार्केट आज एक बहुत लो पे गई है। ये माना जाता है चाइना का जो रियल इस्टेट है, चाइना का जो एजुकेशनल कंपनीज है, बड़ी बड़ी चाइना के बहुत सारी कंपनीज है, उनके ऊपर उनकी गवर्नमेंट अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। कारणों में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका असर यह है कि चाइना के इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। और शायद यही शॉक जो अमेरिका को लगाया था, जिसे लेहरमन ब्रदर्स नाम की एक कंपनी थी, एक इकोनॉमिक जायंट थे, जब वो मेल्ट डाउन हो गया तो यूएसए की इकोनॉमी किस प्रकार से मेल्ट डाउन हुई थी, कुछ उस प्रकार का ही शॉक आज चाइना को लगने वाला है। और इससे आज चाइना का स्टॉक मार्केट 6 या 7% से नीचे गया है। इसीलिए कि हमारे देश के अंदर भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा भी मार्केट थोड़ा सा नीचे गया है। लेकिन चाइना को बहुत बड़ा शॉक लगा हुआ है। इतना ही नहीं, तो इकोनॉमी के अंदर आज चाइना को एक और बड़ा शॉक लग रहा है कि बहुत सारे देश चाइना से अपनी इकोनॉमी डीकपल करना चाहते हैं। क्योंकि चाइना को माना जाता है कि ये देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक अगस्त यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, यूएसए, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गई। इस एग्रीमेंट को अगस्त एग्रीमेंट के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें ये तीनों देश यानी कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। और इसमें एक बड़ा हिस्सा यह है कि यूएसए जिंदगी में पहली बार न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन जो है, जो सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बी जो पानी के अंदर काम करती है, ये सबसे मॉडर्न सबमरीन्स आज यूएसए के अंदर है। ये सब आज अमेरिका देने वाले हैं 8 या 9 सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को। उद्देश्य क्या है कि इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक मिशन ओशन का जो एक वास्ट ओशन है, वहाँ पे चाइनीज का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। चाइनीज वॉरशिप्स वहाँ पे आ रही है, चाइनीज सबमरीन्स वहाँ पे आ रही है। तो उनके ऊपर नज़र रखने के लिए ये एक ऑलमोस्ट बड़ा मिलिट्री अलायंस बना हुआ है, जिसका नाम है ऑगस्ट, या जो कि एक हमारी देश के लिए यानी कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। इतना ही नहीं, तो न्यूक्लियर प्रोपेल्ड जो टेक्नोलॉजी है, पहली बार 50 साल में अमेरिका किसी देश को देने वाली है, और वो ऑस्ट्रेलिया है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड नेशन है, बहुत बड़ा नेशन है। और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में अभी बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, ट्रेड वॉर चल रहा है, इकोनॉमिक वॉर चल रहा है, पॉलिटिकल वॉर चल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया चाइना का एनिमी नंबर 1 बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की नेवी को अगर स्ट्रांग बनाया जाए, उनकी सबमरीन फ्लीट को स्ट्रांग बनाया जाए, तो ऑब्वियसली चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। और एग्जैक्टली यही करने के लिए ये जो एग्रीमेंट साइन हुई है वो उसके लिए हुई है। लेकिन इतना ही नहीं, ये केवल मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक एग्रीमेंट भी है, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी है, जिसके अंदर ये देश अपनी इकोनॉमी को चाइना से डिकपल करना चाहते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म असर जो चाइना के ऊपर है ये काफी बड़ा होगा। इसी साथ साथ एक और खबर है, आज 21 सितंबर है, 24 सितंबर को क्वाड यानी कि क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन, इनकी मीटिंग अमेरिका में होने वाली है। आपको याद होगा कि क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन एक ऐसा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है जो चाइना के खिलाफ है।
तो इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अमेरिका है और जापान है। तो उनकी मीटिंग अभी वॉशिंगटन में 24 तारीख को यानी कि 3 दिन आज से होने वाली है। और इसके अंदर भी बहुत सारे विषयों के ऊपर बात होगी। एक तो होगा वैक्सीन डिप्लोमेसी। आज हमारे देश में जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं हमारी जनता को, हमें उसमें बहुत कामयाबी मिली है और ये माना जाता है कि अभी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हमारी इकोनॉमी ऊपर उठ रही है और अभी हम अक्टूबर के बाद वैक्सीन को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो इसके सिवाय जो इकोनॉमी जो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, इससे हम डीकपल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सिवाय इंटेलिजेंस कोऑपरेशन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सिवाय मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाइना को ये एक डबल ब्लो है कि एक तो पहले एक पहला मिलिट्री अलायंस जिसके बारे में मैंने बात की, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका, और दूसरा ये क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन, इससे चाइना को बड़ा धक्का लगने वाला है। इसमें एक चीज और आपने देखनी चाहिए कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका का पराभव हो गया, वो वहां से भाग गए और उसमें से भागने का कारण एक बताया जा रहा था कि अभी अमेरिका अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ताकत है, सामरिक ताकत है, स्ट्रेटेजिक ताकत है, संरक्षण की ताकत है, ऑफेंसिव वेपन्स है, इकोनॉमिक ताकत है, ये पूरी चाइना के खिलाफ यूज करना चाहती है। क्योंकि चाइनीज नेवी या चाइनीज आर्म फोर्सेस आज दुनिया में सबसे बड़ी है। उनकी इकोनॉमी जिस स्पीड से बढ़ रही है वो आज दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है। तो अगर उनके साथ लड़ना है, वो इंडो पैसिफिक में हो या अलग अलग देशों में, यानी कि साउथ चाइना समुद्र में हो, जापान और चाइना के बीच में लड़ाई है, साउथ ईस्ट एशिया देश और चाइना के बीच में लड़ाई है, हमारे जो लद्दाख का बॉर्डर है या दूसरा सिक्किम या अरुणाचल का बॉर्डर, वहाँ पे चाइना के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सब में ये जो इस प्रकार के जो अलायंसेस है आपको काफ़ी मदद करेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इन शॉर्ट में ये जो अभी पिछला जो हफ्ता है हमारे देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक बहुत अच्छा रहा हुआ है। मैं 2-3 पॉइंट को ही और अभी कवर करूंगा और उसके बाद मेरा ये प्रेजेंटेशन रोकूंगा। 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के नाम से पुकारा जाता है। ये समय था, ये दिन था कि जब हैदराबाद का निज़ाम जो हमारे देश से अलग होना चाहता था, उसके खिलाफ इंडियन आर्मी ने कार्रवाई की और हैदराबाद को लिबरेट किया गया। उसका कवरेज मीडिया ने अच्छा किया हुआ है और निज़ाम जो सोच रहा था कि शायद वो मिलिट्रीली फाइट कर पाएगा, हमारे आर्मी के साथ वो नहीं कर पाया और हैदराबाद हमारे देश का हिस्सा बन गया। इसके सिवाय हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल रावत, ये मिसाइल्स किस प्रकार से बढ़ाने चाहिए, क्षेपणास्त्र कैसे बढ़ाने चाहिए, रॉकेट फोर्सेस को कैसे बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैसे बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात का विषय होगा। तो अभी मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लाइव में काफ़ी सारे लोग उसको देख रहे हैं, काफ़ी सारों ने कमेंट लिखे हुए हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो लाइक हुआ होगा तो उसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करने की कोशिश करिए। मैं यहीं पे रुकता हूँ और आपको सबको धन्यवाद देते हुए जय हिंद और इस विषय को, इस पूरी कार्रवाई को